हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला चेस। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना। ठीक है, और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बेसिस पे हमारी कंट्री रन करती है। ठीक है, इंडिया में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक है, ठीक है जी, ये सुप्रीम है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर। सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। अब इसको बनाने के लिए एक पूरी हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कब की गई, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने कब एक्सेप्ट करी। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया, कब इम्प्लीमेंट किया गया, ये सब पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1934 पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट है ये 1934 की। क्यों? क्योंकि 1934 में जो एम.एन. रॉय थे, ठीक है, जो एम.एन. रॉय थे, ये फादर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाता है इनको, फादर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया था। तो इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी इंडिया में। ठीक है, सबसे पहली डिमांड जो की थी 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए हमारे पास, ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। ठीक है, बट जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। ठीक है, उनको ज़रूरत भी नहीं थी। 1935 में यही सेम बात जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस चीज़ की डिमांड की कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकें। ठीक है, ताकि ब्रिटिशर्स के अंडर ही, चाहे हम अंडर ही रहते हैं, बट हमारे पास वो फंडामेंटल राइट्स हों कि हम बराबर तो समझे खुद को, ये ब्रिटिशर्स हमें बराबर तो समझें। तो 1938 में यही सेम डिमांड जो थी वो जवाहरलाल नेहरू ने भी डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बट कोई फायदा नहीं, किसी ने नहीं सुना। ठीक है, इसमें मेन चीज़ ये है कि 1934 में सबसे पहली जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो एम.एन. रॉय ने की थी। देखो अब ये 1940 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पहली बार ऐसा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी वो ब्रिटिशर्स ने पहली बार एक्सेप्ट की थी। ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड दिस डिमांड इन द अगस्त ऑफर। उन्होंने एक अगस्त ऑफर भेजा। ठीक है, उसमें ब्रिटिशर्स ने ये इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुम बनाओ अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट तुम बनाओगे जब हम लड़ाई जीत जाएंगे। कौन सी लड़ाई? देखो उस टाइम पे ये ब्रिटिशर्स माने क्यों थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था 1939 में। अब ब्रिटिशर्स को फौज की जरूरत थी। ठीक है, फौज के लिए इनको इंडियंस को इन्वॉल्व करना पड़ना था, बट इंडियंस बिल्कुल मना कर रहे थे। ठीक है, इंडियंस बोलते नहीं, हमें होना ही नहीं है इन्वॉल्व। तुमने हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाने दी, हमारे बेनिफिट्स मार गए। ठीक है, हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए तुमने, तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे वर्ल्ड वॉर 2 में। तो 1939 में जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी, इसी के लिए, ताकि इंडियंस इन्वॉल्व हो जाएं, इसीलिए तो अगस्त ऑफर भेजा उन्होंने, और उसमें बोला कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेना जब वॉर खत्म हो जाएगी। इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। इंडियंस ने बोला नहीं, हमें चाहिए ही नहीं ये सब। ठीक है, इंडियंस ने रिजेक्ट किया इस चीज़ को। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है कुछ। 1942 में क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन भी आया, और क्रिप्स मिशन में भी सेम चीज़ ब्रिटिशर्स ने ऑफर करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेना। इंडियंस ने ये भी रिजेक्ट कर दी। इंडियंस ने बोला नहीं, ये भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इंडियंस ने नहीं चाहिए। इंडिया बोलता है कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए भाई। ठीक है जी। अब क्या होता है कि 1945 में इंग्लैंड जो था वो वॉर जीत जाता है। ठीक है, जापान में अटैक हो जाता है हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, जापान हार जाता है, जर्मनी हार जाता है, तो अब ब्रिटेन जीत जाता है। ठीक है, जब ब्रिटेन जीत गया, बट ब्रिटेन पे प्रेशर था यूएनओ का। ठीक है, और ब्रिटेन के पास अब इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि लड़ाई में बहुत पैसा खर्च हो गया था। दूसरा, अब इतनी मैन पावर भी नहीं थी। ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से अब उनको समझ तो आ गया था कि हमें अब ब्रिटिशर्स को इंडिया को छोड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को अब छोड़ेंगे। ठीक है, इंडिया को अब छोड़ना पड़ेगा। तो इंडिया को छोड़ने के लिए उन्होंने एक मिशन भेजा गया। ठीक है, उन्होंने एक मिशन भेजा, क्योंकि 3 मेंबर मिशन था। सर पैथिक लॉरेंस, सर पी लॉरेंस, ये हेड थे इस कैबिनेट मिशन के। ठीक है, ए बी अलेक्जेंडर
और जो थर्ड पर्सन थे उनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 मेंबर्स थे, एक्चुअली ब्रिटिश के मिनिस्टर्स थे जो इंडिया में आए थे ये सॉल्व करने के लिए कि अगर हम छोड़ के जाते हैं तो कंट्री बनेगी कैसे, ठीक है, कंट्री बनेगी कैसे। तो इन्होंने क्या किया, एक साइड पे जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे जो कि बोलते थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, उनको बिठाया, ठीक है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली। एक साइड पे उन्हें बुलाया गया जो कि इंडिया ही चाहते थे, पाकिस्तान नहीं चाहते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, उनको बिठाया और उनसे डिस्कस किया कि कंट्री तो बनाओगे बट बनाओगे कैसे, ठीक है, कैसे बनाओगे कंट्री। तो फाइनली डिसीजन ये लिया गया कि पाकिस्तान तो नहीं बनेगा, ठीक है, बनेगा क्या, सिर्फ इंडिया, इंडिया बनेगा। तो जब इंडिया बनेगा तो इंडिया बनाने के लिए उन्होंने बोला कि अब तुम इलेक्शन करवाओ ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, 389 सीट्स के लिए, ठीक है, 389 सीट्स के लिए। इंडिया बनानी है कंट्री तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। अगर तुमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसके लिए क्या करो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 389 सीट्स जो थी, 389 सीट्स रखी गई ऑल ओवर इंडिया, उन पे इलेक्शंस हुए और जो 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स में देखो 299 मेंबर्स जो थे वो प्रोविंसेस के थे, 299 मेंबर प्रोविंसेस से आए थे, 4 मेंबर जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के थे, सीसीपी के, ठीक है, और तुम्हारे 93 मेंबर्स जो थे, ठीक है जी, जो 93 मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स के थे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स क्या होते थे, जो जिसपे छोटी छोटी रियासतें होती थी जिन पे राजा राज करते थे, ठीक है। और ये जो 292 सीट्स थी तुम्हारी, सॉरी 292 होगा ये, 292 सीट्स थी वो प्रोविंसेस से आई थी। प्रोविंसेस जैसे कि तुम्हारे यूपी हो गया, बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, चेन्नई हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हो गया, पंजाब हो गया, ये बड़े बड़े एरिया जो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर आते थे, ठीक है। तो वो प्रोविंसेस थे, यहाँ से इतने मेंबर्स के लिए सीट्स रखी गई थी, ठीक है। फाइनल में तो इतने नहीं आए थे क्योंकि मुस्लिम लीग ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। जब फाइनल में क्या होता है कि 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग होगी वो होगी 9 दिसंबर को यहाँ पे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है जिसमें 211 मेंबर्स, देखो 389 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, पहले दिन जो मेंबर्स आए थे वो 211 थे। इस दिन हुआ क्या कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने ये सीखा था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, पहला मेंबर जो बनेगा, पहला प्रेसिडेंट होगा, वो हमेशा टेम्पररी बनेगा, ठीक है, टेम्पररी बनेगा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया, सिर्फ 2 दिन के लिए। उसके बाद 2 दिन बाद फिर एक मीटिंग होती है जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये सिर्फ सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको सिर्फ 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था। देन क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी इसी दिन बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, आगे पढ़ेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया बी.एन. राव को, ठीक है जी। तो मेन चीज ये है कि इस दिन परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट आ जाओ 13 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, एक पेज उन्होंने हाथ पे लिया होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रहे हो बट क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे, ठीक है। जैसे लोगों को जस्टिस होना चाहिए, फ्रीडम राइट्स होने चाहिए, फिर इक्वालिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें लिखी। कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे इन चीजों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है। और उसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसको एक्सेप्ट किया गया, जो कि पास हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 जनवरी होगा यहाँ पे, सॉरी 22 जनवरी 1947 को उसको पास किया गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। मतलब पास करने का मतलब ये कि फाइनल कर दिया गया कि ठीक है, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे जो आपने पॉइंट्स दिए हैं, इन्हीं पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखेंगे, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, अब क्या होगा, अब फाइनल ये हो जाता है कि 15 अगस्त का दिन आता है, उस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है,
ठीक है जी। और जो मेंबर्स 389 थे, ठीक है, जो सीट्स 389 थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो घट के कितनी हो रह जाएंगी 299, ठीक है जी। जिसमें 229 सीट्स जो होंगी वो प्रोविंसेस की होंगी, और जो तुम्हारी 70 सीट्स होंगी वो प्रिंसली स्टेट्स की होंगी, ठीक है जी। यहां से आएंगे 70 बंदे। अब क्योंकि जो 389 सीट्स थी उसमें से 90 सीट जो थी वो तो पाकिस्तान को चली गई, जो बची वो ये बची 299, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है, उसी के थोड़े दिनों बाद 14 दिन बाद क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिसाइड किया जाता है कि हम 29 अगस्त 1947 को डिसाइड किया गया कि हम 7 मेंबर कमेटी बनाएंगे एक, ठीक है, 7 मेंबर कमेटी बनाएंगे जिसको बोलेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। वो बनाई जाएगी जिसके चेयरमैन होंगे BR अम्बेडकर, ठीक है। अब इनको क्यों बनाया गया, क्यों 7 मेंबर कमेटी बनाई गई, वो इसलिए बनाई गई कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वर्ल्ड की, सबका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, ठीक है, सभी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, और जो भी तुम्हें सही पॉइंट्स लगते हैं कि हमारी कंट्री में उनको हमारी कंट्री के लिए सही है, ठीक है, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करो, ठीक है। तो इन 7 मेंबर्स ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा के 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बना दिया, ठीक है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट भी कर लिया इस दिन, जब इन्होंने पेश किया तो ये अडॉप्ट हो गया। अडॉप्ट का मतलब कि ठीक है, ये हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है, अब यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 को, बट कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट कब किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। ये किस लिए आया था, क्योंकि 1930 में, ठीक है, जो लाहौर सेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने, उसमें क्या बोला था कि 26 जनवरी 1930 से हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे इसको, ठीक है, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी को। 1930 में ही बोल दिया था। बस इस दिन को याद रखने के लिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना और ऐसे हमारे कंट्री पे फोर्स में आया ये, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, सबसे पहले तो देखो, एक मिनट रुकिएगा, सबसे पहले तो क्या है 9 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ, पहली मीटिंग हुई, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी डेट है 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। थर्ड क्या है, 13 दिसंबर है 1946। इस दिन क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। 22 दिसंबर 1947 इस दिन क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या होता है, 15 अगस्त आजादी मिल गई 1947 में। उसके बाद 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, देन 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के 26 नवंबर 1949 को क्या होता है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और फाइनली जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट है वो 26 जनवरी, जिसको रिपब्लिक डे भी माना जाता है, ठीक है, 1950, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से। देखो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट तो राजेंद्र प्रसाद थे, बट हमारे वाइस प्रेसिडेंट 2 थे। कौन कौन, डॉक्टर HC मुखर्जी और सर VT कृष्णमचारी, ठीक है। अब इसमें सेशंस कितने हुए थे, जैसे 11 तारीख को, 9 तारीख को, 13 तारीख, ये सब सेशन ही तो थे। तो सेशंस कितने हुए, 11 सेशंस हुए थे टोटल, ठीक है। कितना खर्चा आया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, 64 लाख आया था। सेक्रेटरी कौन था, HBR अयंगर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव, ठीक है। MN राव जो थे वो कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी, और BN राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। अब आता है चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था, SN मुखर्जी जो थे वो हमारे चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। नाउ कैलीग्राफर,
कैलीग्राफर जिन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जिन्होंने ड्राइंग्स बनाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो थे नंदलाल बोस और उनकी टीम शांति निकेतन से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो उसमें कुछ कमेटीज बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज थी। ठीक है, जो मेन कमेटीज हैं वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो कमेटी थी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंडर, चेयरमैनशिप के अंडर जो कमेटीज थी वो थी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी। ठीक है, ये 3 कमेटीज जो थी वो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थी। वल्लभ भाई पटेल जो थे उनकी जो थी वो प्रोविंशियल कमेटी थी। बी आर अम्बेडकर, अभी बताया मैंने कि 7 मेंबर कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी बी आर अम्बेडकर के अंडर। देन एडवाइजरी कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइज करने का काम किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर ये कमेटी आती थी। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रूल्स कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कमेटीज थी हमारी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल एम्बलम की। हमारा जो नेशनल एम्बलम है, ठीक है, वो कहां से लिया गया है, सारनाथ, जो हमारा सारनाथ पिलर है। ठीक है जी, सारनाथ लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका का पिलर था ये। ठीक है, वहां से हमने अपना नेशनल एम्बलम लिया है। देखो 4 शेर हैं, एक पीछे दिखता नहीं है, सिर्फ 3 शेर दिखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपका चक्र है। ठीक है जी, जो कि चक्र है। सामने एक हॉर्स है, एक बुल है। ठीक है, बैक साइड पे एक एलिफेंट है, बैक साइड पे एक एलिफेंट है और एक लॉइन है जो दिखते नहीं है। ठीक है, दिखेगा क्या क्या, एक हॉर्स दिखेगा और एक बुल दिखेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 4 स्मॉलर एनिमल्स हैं बॉटम पे। ठीक है जी, और एक चक्र है, एक हॉर्स और बुल है जो कि दिखते हैं, लॉइन और एलिफेंट नहीं दिखते हैं, विजिबल नहीं है। और उसी के नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा है, जो कि हमने मुंडक उपनिषद से लिया है। यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट कब किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया था। ठीक है, इंप्लीमेंट किया गया था, उसी दिन इसको अडॉप्ट किया गया था नेशनल एम्बलम को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नेशनल एंथम। तो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। ये सबसे पहले कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता सेशन जो हुआ था हमारा 1911 का। ठीक है, आईएनसी का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल दिसंबर के महीने में एक सेशन होता था जिसमें आईएनसी के सारे मेंबर्स मिलते थे। ठीक है जी, तो ये कलकत्ता का सेशन 1911 में हुआ था, कलकत्ता सेशन। उसमें सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था। ठीक है, इसको अडॉप्ट कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था, 2 दिन पहले। ठीक है, यहाँ पे एम्बलम 26 जनवरी, ये 24 जनवरी। ठीक है जी, इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो इंग्लिश रेंडरिंग हैज बीन गिवन बाय टैगोर हिमसेल्फ। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा है। पहले इसको बंगाली में लिखा गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बाद में इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। देन कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजास, 5 स्टैंजास हैं इसके। पहले स्टैंजा में फुल वर्जन है नेशनल एंथम का। ठीक है, 5 स्टैंजास में कवर होता है और इसके गाने का समय जो है, टोटल टाइम जो है वो 52 सेकेंड्स है। नेक्स्ट आ जाइए नेशनल सॉन्ग पे। तो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, उनकी एक बुक थी आनंद मठ। ठीक है, वहां से लिया गया है ये। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। पहली बार, सबसे पहली बार 1896 आईएनसी सेशन में इसको गाया गया था। ठीक है, और ये 1896 में गाया था। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नेशनल कैलेंडर। तो नेक्स्ट हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो साका एरा पे बेस्ड है। ठीक है, कब इसको अडॉप्ट किया गया था, 22 मार्च 1957 को। ठीक है जी, 22 मार्च 22 मार्च 1957 को इसको अडॉप्ट किया गया था। चैत्र इसमें पहला मंथ होता है, जो हमारा नेशनल कैलेंडर है उसमें चैत्र पहला मंथ होता है। ठीक है, जो कि जिसका पहला दिन 22 मार्च को होता है और आखिरी दिन 21 मार्च को होता है। ठीक है जी, और फाल्गुन इसका लास्ट मंथ होता है। नेशनल कैलेंडर में भी 360 वैसे ही सेम चलता है ये, बट इसका पहला महीना चैत्र होता है और आखिरी महीना फाल्गुन होता है। 22 मार्च से ये महीना स्टार्ट होता है। अडॉप्ट कब किया गया था, 22 मार्च 1957 में। अब नेशनल फ्लैग पे आ जाओ। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले अडॉप्ट होने वाला जो हमारा नेशनल सिंबल था वो नेशनल फ्लैग ही था। ठीक है, कब हुआ है ये? देखो ये 1947 को ही हो गया था, 22 जुलाई 1947 को हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रेशो जो होती है इसकी वो तो रेशो जो होती है दैट इज 2:3। ठीक है, रेशो ऑफ विड्थ 2 होनी चाहिए। ठीक है, और लेंथ 3 मीटर्स या 3 मीटर्स 3 फुट जो भी है वैसे होना चाहिए। ठीक है, डिजाइन ऑफ द व्हील इज एट द सेंटर में होता है। ठीक है जी, धर्म चक्र एट द सेंटर ऑफ 24 स्पोक्स, जो बीच में सर्कल बना होता है ना, ठीक है, जो सर्कल बना होता है, ठीक है, उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ठीक है, अब इसको सबसे पहले देखो, सबसे पहले अडॉप्ट होने वाला ही ये था। ठीक है, द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग इज गवर्न्ड बाय फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। ठीक है, विच टुक इफेक्ट ऑन 26 जनवरी। चलो ये कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, अदर नेशनल सिंबल्स कौन से हैं? नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक है, नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है, नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है, नेशनल ट्री हमारा बनियान है, देन नेशनल एनिमल टाइगर है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन है हमारी, रिवर डॉल्फिन। ठीक है, और नेशनल रिवर हमारी गंगा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।